students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 13 that you have to submit on 13th November. आपको 13th November को ये worksheet submit करनी है. Again, the worksheet is from the chapter metals and non-metals and today we will discuss the chemical properties of metals. हमने last worksheet में भी कुछ chemical properties study की थी कि ऑक्सीजन के साथ metals कैसे react करते हैं. अब हम उसके आगे बढ़ेंगे. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट टाइमली मिलती रहे. इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेज. आपने लास्ट क्लास में एसिड्स एंड बेसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, तो कुछ कॉमन एसिड्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है. देन इज एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, जिसे आप सिरका कहते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड जिस का दूसरा नाम विटामिन सी है, जो कि आंवला में पाया जाता है. देन ये सिट्रिक एसिड जो सॉर फ्रूट्स में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेमन एंड ऑरेंज, इनमें पाया जाता है. एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सम एसिड्स यूज्ड इन लैब, और इनको हम लैब में यूज़ करते हैं. HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड. आपको ये पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है in digestion. So some common bases are sodium hydroxide. ये bases हैं. sodium hydroxide soap, नहाने की आपकी जो soap होती है, साबुन होती है, उसमें यूज़ होता है बनाने में. Then is calcium hydroxide and magnesium hydroxide used as antacids. These are used as antacid in medicines also. Then is, now we will learn some more common chemical properties of metals. फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. एसिड के साथ मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं. वन इज सॉल्ट एंड अदर इज हाइड्रोजन गैस. और जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. पॉप साउंड मीन्स जैसे जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपन करते हैं विद एन ओपनर, तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. सेम वही साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी कोई भी मेटल, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डोंट फॉरगेट दैट द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड विद अ पॉप साउंड. ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट. सभी मेटल्स अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं. कोई बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, कोई स्लो रिएक्शन करता है. एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटेलिक कंटेनर्स. हमें कभी भी कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, जैसे कि हमारा विनेगर एक एसिडिक सब्सटेंस है, अचार, हमें कभी भी किसी भी मेटेलिक कंटेनर की, आपको ये नहीं करना कि आप अचार को या नींबू के रस को आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रख दें. कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बर्तन है, हमारा जो मेटल का बर्तन होगा, वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में सॉल्ट बन जाएगा. तो हाइड्रोजन गैस बनने के कारण जो हमारा खाने की चीज़ है वो पॉइजनस हो जाएगी और अनफिट हो जाएगी खाने के लिए. तो हमें कभी भी कोई भी एसिडिक सब्सटेंस मेटेलिक कंटेनर में स्टोर नहीं करना. सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन pickle in aluminium utensils. Some metals react with the base and produces salt and releases hydrogen gas. कुछ metals base के साथ भी react करते हैं, तब भी कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस. Now is name some acids and their sources. तो यहाँ पे आपने कुछ acids के नेम बताने हैं और साथ में उनके sources. तो सबसे ऊपर ही हमने अभी स्टडी किए हैं, तो यहाँ पर ये एसिड्स दिए गए हैं और उनके सामने उनके सोर्सेज भी बताए गए हैं. इनमें से कोई भी 3 और 4 आप लिख सकते हैं. तो लैक्टिक एसिड कर्ड, एसिटिक एसिड विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रिक एसिड सॉर फ्रूट्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन लैब. तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स. हमें पिकल एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर क्यों नहीं करने चाहिए? सो हमें एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि हमारा जो अचार है वो पॉइजनस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी. तो इसलिए हमें हमारे जो पिकल्स है वो एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर नहीं करने चाहिए. तो आप ऐसे लिखेंगे, लेमन पिकल कंटेन acid which
कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है. सो लेमन पिकल कंटेन एसिड विच कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. दिस कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल. इससे जो हमारा अचार है वो खराब हो जाएगा. तो इसलिए हमें कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में अपना अचार स्टोर नहीं करना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है. तो आप ये यहाँ से लिखेंगे मेटल reacts with an acid and produces salt along with hydrogen gas which burn with a pop sound. और ये आप यहाँ पर पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. आगे है क्वेश्चन नंबर 4. सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस. अगर बर्न करते हुए एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो तो इट मीन्स वो कौन सी गैस है? वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस. तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस. राइट. तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट. साइंस वर्कशीट के साथ आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट आई है वो है आपकी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 14, जो आपको फिर से 13 नवंबर को ही सबमिट करनी है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट अपना नेम, अपने क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें. द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज द क्लेम टू पैरामाउंटेसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सो व्हाट इज द पैरामाउंटेसी? The claim to paramountcy. As you know that from the 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. तो 19th सेंचुरी में की शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करने की कोशिश की? एग्रेसिव पॉलिसीज़ बना ली ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इंडिया का अपने अंडर ले सके. और ये किसके गवर्नेंस के अंडर हुआ? ये थे लॉर्ड Hastings. A new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that, क्या क्लेम किया कंपनी ने? कि ये अथॉरिटी है, की जो कंपनी है वो सुप्रीम अथॉरिटी है और इसलिए सबसे ज़्यादा जो पावर है इंडियन स्टेट्स के जो किंग थे उनसे भी ज़्यादा पावर किसके पास होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम. तो अपने इस प्रोटोकॉल को, अपने इस रूल को बनाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये भी पॉलिसी बना ली कि अगर किसी भी इंडियन किंगडम के किंग को डराना या धमकाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सिर्फ क्या करना है? अपने एरिया को बढ़ाना है. ये किसने कहा? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जिन्होंने न्यू पॉलिसी बनाई थी पैरामाउंटेसी पॉलिसी. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. यही पॉलिसी आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने भी अपनाई. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज. पर ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस को इंडियन किंगडम्स ने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया. जैसे कि जो ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट, जब ब्रिटिशर्स ने किटूर नामक एक स्टेट को, बहुत छोटा राज्य था, आज कर्नाटका है जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में, वहाँ पर रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई. एक मूवमेंट चलाई, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट. शी वॉज अरेस्टेड. उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और 1829 में जेल में ही उनकी डेथ होगी. बट रेयाना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, पर वहाँ का एक चौकीदार, कर्नाटका का चौकीदार था, कर्नाटका की जिस एरिया की रानी थी उनका चौकीदार था रेयाना, जिन्होंने उनकी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश. उसको भी ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और फांसी दे दी 1830 में. देयर वर सेवरल अदर केसेस ऑफ रेजिस्टेंस. इसी तरह के बहुत सारे केसेस आए जिसमें लोगों ने जो पैरामाउंटेसी पॉलिसी थी उसका विरोध किया. और उस आगे चलकर इन लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया. तो रशिया को लेकर वो वरी हो गए. क्यों हुए? क्योंकि वो सोच रहे थे कि रशिया जो है वो इंडिया का बहुत सारा एरिया अपने अंदर
ले लेगा तो रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कि रशियन जो है नॉर्थ वेस्ट से इंडिया पर कब्जा कर सकता है. सो ड्रिवन बाय दिस फेयर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट. तो इसके चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ पे चलाना शुरू कर दिया, नॉर्थ वेस्ट पे. तो उन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान 1842 में कॉन्कर किया, देन सिंध in 1843 and Punjab in 1849. Then comes the doctrine of lapse. The final wave of annexation occurred under doctrine of lapse. तो जो कि किसने अपने किसके सुपरविज़न के अंदर थी, लॉर्ड डलहौजी, who was the governor general from 1848 to 1859. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. ये बहुत ही important question भी है आपकी बुक का. What is doctrine of lapse? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये डिक्लेयर किया गया कि कोई भी अगर इंडियन रूलर मर जाता है और उनका कोई भी मेल हायर नहीं है, मींस उनकी विरासत चलाने के लिए आगे कोई भी लड़का नहीं है, तो जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास, कंपनी के पास. So his kingdom would lapse, that is becomes part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. तो सिर्फ इसी रूल को के चलते बहुत सारे किंगडम्स को हथिया लिया गया, जैसे कि 17 संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी. तो ये सभी किंगडम्स किन के अंडर चले गए, ब्रिटिशर्स के अंडर. So finally in 1856 the company also took over Awadh. This time the British had an added argument that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernance of the नवाब. 1856 में जो कंपनी थी उन्होंने अवध को भी टुक ओवर कर लिया, अपने अंडर ले लिया. इस टाइम ब्रिटिशर्स ने ये कहा, ये आर्ग्यूमेंट दिया कि वो अवध को इसलिए टेक ओवर कर रहे हैं ताकि नवाब से लोगों को बचा सके, लोग उनके अंडर बहुत दुखी हैं, इसलिए हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो जिस तरह से नवाब को ह्यूमिलेट किया गया, उससे देखते हुए जो अवध के लोग थे उन्होंने एक रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट बन गया 1857 तक. चलिए करते हैं अब हम क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट वाज द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम टू पैरामाउंटेसी वॉज declared? So what was the claim to paramountcy? It is given here. The claim of paramountcy was the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे. और किसके गवर्नेंस के अंदर था? इट वॉज अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स. अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. नेक्स्ट इज what was doctrine of lapse, why it was immoral? तो doctrine of lapse क्या था और वो immoral क्यों था? So doctrine of lapse, the doctrine declared that if an Indian ruler died without the male heir, his kingdom would lapse, that is becomes a part of company territory. तो ये था doctrine of lapse. It was unpopular or immoral because if the king does not have any natural heir, अगर किंग का कोई अपना बेटा नहीं होता था तो वो ये भी चाहता था किंग कि अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपना जो किंगडम है वो अपने ब्रदर को दे या अपनी फैमिली में किसी और पर्सन को भी वो देना चाहता था, तो वो नहीं दे सकता था. तो इसलिए जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कंडीशन थी वो किसी भी किंग को पसंद नहीं आई और इसीलिए वो इमोरल थी. तो बट ही हैज़ हिज ब्रदर्स और अनदर पर्सन इन हिज फैमिली, देन द किंग वुड लाइक टू गिव हिज टेरिटरी टू देम आफ्टर हिज डेथ. तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज विच साउथ इंडियन स्टेट वॉज ट्राइड टू बी कॉन्कर्ड अंडर द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, व्हाट हैपेंड आफ्टर इट? तो कौन सी स्टेट को कॉन्कर करना चाहा था? कर्नाटका, जिसका पहला क्या नाम था? किटूर. आप यहाँ पे लिखेंगे किटूर इन कर्नाटका टुडे. तो क्या हुआ था उसके बाद?
तो जब उन्होंने कॉन्कर करना चाहा था तो रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो रानी चन्नम्मा ने ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चला दी थी जब किटूर को कॉन्कर करने की कोशिश की गई। तो ये आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे। वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अफ्रेड ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस। क्यों अफ्रेड थी वो रशियन इन्फ्लुएंस से? बिकॉज उन्हें डर था कि रशिया जो है वो इंडिया में एंटर कर जाएगा फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एरिया। सो द आंसर इज द रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वुड बी द सिटीजन ऑफ किटूर वाई वुड यू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। कि अगर आप किटूर के सिटीजन होते तो आप रिवॉल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट क्यों करते? तो आप क्यों रिवॉल्ट करते? क्योंकि आप भी अपने किंगडम को बचाना चाहते हैं। आप भी चाहते कि आपके जो किंगडम है, जो आपका किंग है, वही आपका किंग रहे और कोई बाहर से कोई आकर आपके किंगडम पर कब्जा ना कर ले। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, That the Karnataka has a land of freedom fighters from the early times. Even I would not have been able to tolerate the lion rule that was immoral. मीन्स कि कर्नाटका शुरू से ही फ्रीडम फाइटर्स की लैंड रही है। तो अगर मैं भी उस टाइम होती या होता तो मैं भी ये टॉलरेट नहीं करता कि कोई भी बाहर से आकर इमोरल मतलब जो कानूनी ना हो, जो धोखेबाजी से कोई भी मेरा जो किंगडम है उसको हथिया ले। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लेम टू पैरामाउंटेसी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स शोज विच काइंड ऑफ थॉट्स ऑफ ब्रिटिश। ये दोनों जो क्लेम्स थे वो किस तरह के थॉट्स ब्रिटिश के हमें दर्शाते हैं। मतलब ब्रिटिश क्या सोच रहे थे उस टाइम कि उन्होंने ये दोनों क्लेम्स इस्टेब्लिश किए। तो ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे थे? दे वांटेड, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दे वांटेड टू एक्सपैंड द ब्रिटिश किंगडम। वो किसी भी हाल में अपना ब्रिटिश किंगडम बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड टू एक्सपैंड द ब्रिटिश किंगडम बाय अडॉप्टिंग They wanted to expand the British kingdom by hook or crook। मतलब वो किसी भी तरीके से अपना ब्रिटिश किंगडम बढ़ाना चाहते थे। तो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको दोनों वर्कशीट समझ आई होंगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।